खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जिस दौर में देश में 97,000 कोरोना केस रोज आ रहे थे, तब भी महाराष्ट्र में एक दिन में 25,000 केस नहीं आए थे। लेकिन जब यह समझा जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है, अब तो लगभग खात्मे की तरफ है, जब पूरे देश में टीकाकरण शुरू हो चुका है, तब ऐसे में महाराष्ट्र में एक दिन में 25,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं। यह आंकड़ा ये समझाने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में ये कोरोना की सबसे बड़ी लहर इस वक्त चल रही है और देश के दूसरे राज्य भी अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए नए कदम उठा रहे हैं। आपको इनका अपडेट दे देती हूं जल्दी से। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में, इंदौर में, जबलपुर में और भोपाल में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इन शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में भी सारे शिक्षण संस्थान 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं बताई है, लेकिन वहां हालात ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने फिर से लॉकडाउन की जरूरत बता दी है। उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया है कि बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं और इसीलिए लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचता है। महाराष्ट्र में आज 25,681 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में कुल 1,77,560 एक्टिव केसेस हैं। पूरे देश में कोरोना के नए केसेस के जो टॉप 10 जिले हैं, उनमें से 9 तो महाराष्ट्र के ही हैं। देश के करीब 70% मामले महाराष्ट्र के ही हैं और इसीलिए हमने महाराष्ट्र के उन 9 जिलों से आपके लिए विशेष रिपोर्ट तैयार की है जहां सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ये जिले पूरे देश के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना को लेकर भले ही लोग लापरवाह हो गए हों, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से ऊपर उठ रही है। हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 39,726 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 154 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोविड के 25,833 केस आए हैं। पूरे देश के 69% केस महाराष्ट्र से हैं। देश के टॉप 10 जिलों में से 9 महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े चौंकाने वाले ही नहीं, बल्कि परेशान करने वाले भी हैं। देश के जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा केस हैं, उनमें से 9 तो महाराष्ट्र के ही हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज आपको आज उन 9 जिलों के हालात दिखाने जा रहा है। ये पुणे की तुलसी मार्केट है। भले ही पुणे में पूरे देश के सबसे ज्यादा केस हो, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मार्केट में अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। इतने केस आने के बाद भी लोग डर नहीं रहे हैं, जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कई सारे निर्बंध लगाए गए हैं, मगर सही में इसका पालन हो रहा है क्या, ये देखने के लिए पुणे शहर के बीचों बीच तुलसी बाग, जो कि एक महिलाओं की शॉपिंग है, मार्केट है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आपने तो मास्क ही नहीं पहना है। ये है मेरा, 1 मिनट बात कर रहे थे। आपकी जो उम्र है उसको देखते हुए कोरोना पुणे में फिर एक बार इतना फैल रहा है और आप नहीं, मैं तो पानी पी रही थी ना, अभी खाना खाया, पानी पी रही थी। तो आपने मास्क नहीं पहना है। सॉरी सर। आपको डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन अभी बोलने के लिए निकाला था। पर लेकिन आपको लगता है इतनी ज़रूरत है ऐसी भीड़ की जगहों में जाने की?
नहीं, लेकिन अभी शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। ये आप यहाँ पर तो मास्क ही नहीं पहना, आपने मास्क कहाँ है आपका? पहनता हूँ हाँ? तो आपको डर नहीं लगता? लगता है ना। पूना में मतलब यहाँ पर इतने लोग हैं और आप मास्क नहीं पहन रहे, आपको कोई बोलता नहीं है? बोलता है ना। पूना में अगर आप विदाउट मास्क कहीं दिखो तो आप पे 500 रुपए का फाइन भी लगाया जाता है। पुणे के बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र के नागपुर जिले का है, जहां 21,496 एक्टिव केस हैं। यहां तो प्रशासन ने कड़ा लॉकडाउन किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी यहां कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में कोविड की परिस्थिति गंभीर है और इसीलिए प्रशासन को कुछ कड़े निर्णय लेने पड़े। दिन के 1 बजे तक जो अत्यावश्यक सेवाएं वो शुरू रहती है, लेकिन फिर पूरा लॉकडाउन शहर में होता है। जब हमारी संख्या कम हो गई थी, पॉजिटिव आने की संख्या कम हो गई थी, डेथ कम हो गया था, तो अचानक शादी ब्याह, सामाजिक कार्य, मंदिर, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी जैसे कोई कोरोना भाग गया है। पिछले साल जब अगस्त सितंबर में एकदम पीक थे, तब हम लोग जो रवैया अपनाते थे, उस तरह हम लोग फिर से एडमिनिस्ट्रेशन जा रहे हैं। इन दोनों के बाद तीसरा नंबर है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का, जहां करीब 15,500 एक्टिव केसेस हैं। मुंबई में स्थिति लॉकडाउन जैसी आ गई है, लेकिन लोग खतरे से बेपरवाह हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन से निकलती भीड़ कोरोना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। इन ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। ट्रेनें सुबह से शाम तक भरी रहती है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही कोई भी ट्रेन कहीं से आती है, किस तरह से लोग जो है लोकल ट्रेन से उतरते हैं और किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग आप इनके बीच में नहीं दे सकते हैं। ये सीढ़ियों की तस्वीरें हैं, लेकिन जो तस्वीरें अंदर होती हैं, जो ट्रेन के अंदर होती हैं, वो और भी भयावह होती हैं। आपको यहाँ पे ये जरूर दिख रहा है कि ये इतना भीड़ है, बेचारी पब्लिक कमा रही है और खा रही है। और आपने ये नहीं देखा कलकत्ता में मोदी जी रैली निकाल रहे हैं, आपने उनके ऊपर एक भी बार नहीं बोला कि आप रैली निकाल रहे हो। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है गुजरात में, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने मुंबई में उन नौकरी पेशा लोगों से भी बात की जिनका वर्क फ्रॉम होम अब खत्म हो चुका है। उन्हें फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है। दिक्कत होगी, ऑलरेडी लोगों के जॉब वगैरह सब चले गए, कुछ लोगों को खाने की भी मुसीबत हो गई है। अगर लॉकडाउन लगा तो ये सब परेशानी फिर से बढ़ेगी। लॉकडाउन अभी तो नहीं लगना चाहिए, बट कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों को अपने हिसाब से प्रिकॉशंस लेना चाहिए। लॉकडाउन डेफिनेटली नहीं लगना चाहिए, बट विद लेस कैपेसिटी या 50-50 कैपेसिटी में कुछ ऐसे ही प्रोग्रेस करके काम डेफिनेटली करना चाहिए। लोग लापरवाह हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। ऐसे में कोरोना के नए केस की मार अस्पतालों पर पड़ रही है। ये मुंबई का 7 हिल अस्पताल है, जो इस वक्त सबसे बड़ा कोविड अस्पताल माना जा रहा है। अस्पताल के 90% से ज्यादा बेड कोविड पॉजिटिव मरीजों से भर चुके हैं। लगभग 1290 पेशेंट रात के 12 बजे तक एडमिटेड थे और आज सुबह से लेके अभी तक 40 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं। वैक्सीनेशन पे हम जोर देंगे तो आगे चल के हम कोरोना पे कंट्रोल पा सकते हैं। महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला भी देश के टॉप 10 जिलों में शामिल है। हालत यह है कि इस शहर में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड भी कम पड़ रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल कोविड मरीजों से भरे हुए हैं। जिले में लगातार एक दिन में 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। औरंगाबाद शहर में कोरोना पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 27% पर जाके पहुंचा है। पिछले 6 दिनों से एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें 1000 से कम पेशेंट यहाँ पर दाखिल हुए हैं। बढ़ते प्रचलन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी काबू पाने में सक्सेस नहीं हो रहा है। औरंगाबाद शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में केवल 2997 बेड्स हैं। इनमें से 1511 आईसीयू बेड्स हैं और केवल 238 वेंटिलेटर्स हैं। सवाल यह है कि अगर मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ जाए तो उसका इलाज कहां होगा? मार्च से ये संख्या बहुत बढ़ रही है, बिल्कुल ये बात सच है। आज कल के अगर हम पेशेंट देखेंगे तो 1500 प्लस पेशेंट है, लेकिन ये बढ़ते हुए पेशेंट की संख्या को सीमित रखने के लिए हमने चारों लेवल पे जहाँ से ट्रेसिंग, देन ट्रैकिंग, देन ट्रीटिंग एंड टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग, ये चारों लेवल पे हम काम करने जा रहे हैं। यह है महाराष्ट्र का एक और जिला जलगांव। ये भीड़ देखकर आपको हालात सामान्य लग रहे होंगे,
लेकिन जलगांव भी देश के टॉप 10 जिलों में शामिल है। इस शहर में 15 दिनों के अंदर 8,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 70 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। जलगांव शुरू से ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी कम नहीं हो रही। सड़क पर खूब भीड़ है, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। काका जी, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये क्या मास्क है? ये कहा आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क आपने? मास्क है ना, जी घबराता है इसलिए। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाते आप? मास्क तो लगाया था, आवाज मारना पड़ती ना, इसके लिए मास्क तो लगाया था, ले आवाज मारना पड़ती, इसके लिए थोड़ा नीचे करना पड़ता मास्क, गिरे को समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला भी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते 15 दिनों के अंदर 2000 से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। नांदेड़ में अब तक 28,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 610 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। स्कूल, कॉलेज, शादी, सामाजिक प्रोग्राम, होटल, बार, धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। शहर की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। महाराष्ट्र का अमरावती वो नवा जिला है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। इस शहर में सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया गया था। 2 सप्ताह लॉकडाउन रहने के बाद अब यहां ढिलाई दी गई है। बाजार सिर्फ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। अमरावती में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 44,000 के पार चली गई है। 1100 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर में भीड़ कम नहीं हो रही। जो अमरावती शहर की पुलिस है वो बाहर नाकाबंदी, फिक्स पॉइंट्स 24 घंटे की हमारी लगी हुई है, और जो भी बिना वजह, तो अगर इस तरह से हमें कोई भी मिलता है तो हम उसके ऊपर FIR करते हैं और दंड होता है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, जिम, स्टेडियम्स, ये सब अभी भी बंद रहे। और इसीलिए आपसे निवेदन है, मास्क से दूरी मत बनाइए, कोरोना से बनाइए। और अब बात जरा पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां चुनाव में चंडी पाठ और कलमा एक साथ। आज महाभारत के किरदारों की एंट्री एक साथ। ममता बनर्जी ने आज मंच से विरोधी नेताओं को दुर्योधन, दुशासन कह दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने मीर जाफर का नाम लेकर भी विरोधियों पर निशाना साधा। दीदी के लिए दुर्योधन कौन है, दुशासन कौन है और मीर जाफर कौन है, मीर जाफर कौन है, और चुनावी मंच से चंडी पाठ करने वाली दीदी अब कलमा क्यों पढ़ रही है, सब कुछ आप इस रिपोर्ट में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चाइना मोदीर मुख दर्शन करते चाइना, चाइना चाइना दुर्योधन, चाइना 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 दुशासन, चाइना। दीदी अपनी खींच मुझ पर निकाल रही है, वो क्या क्या नहीं कह रहे। एक की फोटो बीजेपी के नॉय, नो वोट टू बीजेपी। खुद को कभी योद्धा, कभी शेरनी बताने वाली दीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस कदर भड़की हुई है कि शब्दों की मर्यादा तक भूले जा रही है। दुर्योधन, दुशासन, लुटेरे, दंगाई, न जाने क्या क्या कह दिया दीदी ने। पहले जरा दीदी के शब्द सुन लीजिए, फिर आगे की बात। विदाई दो, विदाई दो, बीजेपी के विदाई दो, चाइना चाइना, बीजेपी के चाइना, चाइना चाइना, मोदीर मुख दर्शन करते चाइना, चाइना चाइना, दंगा चाइना, चाइना चाइना, लुटेरा चाइना, चाइना चाइना, दुर्योधन चाइना, चाइना चाइना, दुशासन चाइना, चाइना चाइना, मिर्जाफर चाइना, चाइना चाइना, बहिरागत गुंडा चाइना। बंगाल के चुनावी महाभारत में महाभारत वाले दुर्योधन और दुशासन का नाम आते ही बीजेपी के शुभेंदु दीदी पर भड़क उठे। शुभेंदु ने कहा, जिसे देश की जनता ने चुना उसके खिलाफ बोलना लोकतंत्र का अपमान है। 2019 के पहले भी एक ही बात बोली थी ना, ब्रिगेड परेड में, यूनाइटेड इंडिया, वो सब झूठा बात बहुत बार साबित हुआ। जितनी बोलेगी मोदी जी का सीट इतना बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में कल पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे
उन्हें एक नजर देखने के लिए लोग सड़कों के किनारे जमा थे। आज पीएम मोदी ने इस अपार जन समर्थन का वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर करके उसे यादगार बताया। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मेमोरेबल मोमेंट्स फ्रॉम पुरुलिया। कल पीएम मोदी ने टीएमसी का मतलब बताया था, ट्रांसफर माय कमीशन। आज ममता ने बीजेपी के 3 गुण गिना दिए। नरेंद्र मोदी सरकार মনে রাখবেন একটা ইনকম্পিটেন্ট সরকার, একটা করাপ্টেড সরকার, একটা দাঙ্গাবাজ সরকার, লুট দাঙ্গা মানুষ খুন, বিজেপির 3টে গুণ, এটা মাথায় রাখবেন। তাই ওদের একটা ভোটও নয়। क्या हालत बना दी है दिल्ली ने बंगाल की। क्राइम है, क्रिमिनल है, लेकिन जेल में नहीं है। माफिया है, घुसपैठिए हैं, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। सिंडिकेट है, स्कैम है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। पीएम मोदी ने कल पुरुलिया की रैली में ममता सरकार में माफिया और सिंडिकेट का जिक्र किया था। आज ममता बनर्जी ने उसी को लेकर तीखा पलटवार किया। বিজেপির মতো পার্টি ইলেকশন আসলেই বলবে হরি হরি, আর পেছনে ডাকাতি করি। কপালে একটা তিলক কেটে মুখে পানবার চাবাতে চাবাতে লাল দিয়ে দুপাশ দিয়ে লাল পানবারের দাগ দেখা যাচ্ছে, আর গিয়ে বলছে ইসকো মারেঙ্গে উসকো মারেঙ্গে উসকো মারেঙ্গে, যা ইচ্ছা করে যাচ্ছে। আমি বলি বাংলায় ওদের জায়গা নয়, বাংলা ওদের ঘর নয়, বাংলা বাংলায় থাকবে। बंगाल में दीदी इस वक्त बड़े बड़े चुनावी मंच से गरज रही है। कभी चंडी पाठ तो कभी कलमा पढ़ रही है। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उधर नंदीग्राम में उन्हें चुनौती देने वाले शुभेंदु अधिकारी छोटी छोटी रैलियां कर रहे हैं। और लोगों के घर जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनके घर खाना खा रहे हैं। आज भी शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में एक किसान के घर पर खाना खाया और उस दौरान भी ममता बनर्जी पर हमला बोला। विकास का रिपोर्ट कार्ड छोड़ के मंत्र पाठ कर रहा है, गलत मंत्र, भूल मंत्र। उसकी वो टांग दिखा रहा है, पा लेक उसके दोनों हाथ में 10 साल की रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए था। कितना काम किया, रिपोर्ट कार्ड छोड़ के ये सब कर रहा है। ये फिरका परिस्थिति है, अपॉर्चुनिस्ट है, खास असर नहीं होगा। खेला होवे खेलते दिन, खेलते होवे, जीतते होवे। हरियाणा के सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी, उसे लेकर इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। इसकी वजह है विश्वविद्यालय से हुए 2 इस्तीफे। हालांकि इस्तीफा जानी मानी हस्तियों का है, लेकिन घमासान इस्तीफे की वजह बन गया है, क्योंकि इन इस्तीफों से अभिव्यक्ति की आजादी का मामला गर्मा गया है। अब एक विश्वविद्यालय के छात्रों ने घमासान मचा दिया है। दूसरी ओर इसे हथियार बनाकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। देखिए बवाल की पूरी इनसाइड स्टोरी। यह हंगामा मचा है प्रीमियम समझी जाने वाली अशोका यूनिवर्सिटी। इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अचानक से हुए 2 लोगों के इस्तीफे पर विवाद हो रहा है। पहले जाने माने स्तंभकार और पॉलिसी रिसर्चर प्रताप भानु मेहता ने इस्तीफा दिया और उसके 2 दिनों के बाद पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों के इस्तीफे के बाद विश्वविद्यालयों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, क्योंकि प्रताप भानु मेहता ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि फाउंडर्स से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा यूनिवर्सिटी से जुड़ना राजनीतिक लाइबिलिटी समझा जा सकता है और आजादी और समान अधिकारों वाले संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में लिखना विश्वविद्यालय के लिए खतरा हो सकता है। प्रताप भानु मेहता अपने लेखन के जरिए सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना भी की है। प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे के विरोध में 2 दिन बाद अरविंद सुब्रमण्यम ने भी इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा, मेहता दोस्त ही नहीं एक प्रेरक व्यक्ति है।
उनके इस्तीफे ने मुझे बुरी तरह से हिला दिया है। मैं अशोका यूनिवर्सिटी को चलाने वाले ट्रस्टीज की समस्याओं को समझ सकता हूँ और अब तक उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं रही है, लेकिन प्रताप मेहता जैसे दिग्गजों को अगर यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला लेना पड़े तो ये बात डिस्टर्ब करती है। इसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी प्रताप भानु मेहता के समर्थन में आ गई है। ये समझा जा रहा है कि सरकार की आलोचना की वजह से प्रताप भानु मेहता को जाना पड़ा। इसी पर सोनीपत की इस यूनिवर्सिटी में हंगामा खड़ा हो गया। अब इस विरोध में छात्र भी शामिल हो गए। यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों की 3 मांगे हैं। पहली मांग है प्रोफेसर मेहता से पब्लिकली माफी मांगी जाए और प्रोफेसर मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम को उनका पद वापस ऑफर किया जाए। दूसरी मांग है यूनिवर्सिटी के संस्थापक छात्रों को बताएं कि प्रोफेसर और उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है। और तीसरी मांग है कि संस्थान में सुधार लाने हैं ताकि ऐसे घटनाक्रम दोबारा न हो। ये मांग है कि फाउंडर्स हमसे बात करे। वो लोग बोले हमें कि उन्होंने प्रोफेसर मेहता को क्या बोला था कि मतलब उनको रिजाइन करना पड़ा, तो उनके साथ भी हमारा संवाद हो, बात हो हमसे। वो लोग हमें अब तक मिले नहीं है फाउंडर्स, और हम काफी मतलब डिसअपॉइंटेड है इसलिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल अशोका विश्वविद्यालय के प्रशासन की ओर से लगातार प्रोफेसर मेहता और प्रोफेसर सुब्रमण्यम से बात की जा रही है और अंदरूनी तौर पर इस्तीफा वापस लेने को लेकर भी चर्चा चल रही है। जिस तरीके से सॉलिडारिटी में प्रोफेसर सुब्रमण्यम उतरे हैं, उसी तरह से सूत्रों के माध्यम से ये भी जानकारी आ रही है कि आगे आने वाले दिनों में 2 और प्रोफेसर अपनी फैकल्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। अशोका विश्वविद्यालय का पक्ष जानने के लिए एबीपी न्यूज ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत की कोशिश की और करीब 7 से 8 घंटों की कोशिशों के बावजूद जब हमें कोई पक्ष नहीं मिला तो छात्रों से उनका पक्ष जाना गया। फिलहाल मीडिया को कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते मुख्य द्वार के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। एंटीलिया केस में रोज नए सबूत मिल रहे हैं, लेकिन गुत्थी है कि सुलझ नहीं रही है। इसकी बड़ी वजह है केस से जुड़े एक किरदार का अब तक सामने ना आना। ये वो शख्स है जिसका नाम तो जांच एजेंसियों के पास पिछले करीब 15 दिन से है, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। कौन है ये शख्स और क्यों ये मिस्ट्री बना हुआ है, जानने के लिए मास्टर स्ट्रोक की ये रिपोर्ट देखिए जरा गौर से। अक्स है, शक्ल नहीं, नाम है, पहचान नहीं। इसी अक्स में छिपा है एंटीलिया केस का सबसे गहरा राज। कल रात को 8:15 बजे के आसपास वो बोला कि कोई साहब बुला रहे हैं, ताइडे साहब करके बुला रहे हैं। एंटीलिया केस की सारी गुत्थी इसी तावड़े नाम के इर्द गिर्द उलझ गई है, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास इस नाम के सिवा और कुछ भी नहीं है जिससे वो तावड़े तक पहुंच सके। फिलहाल तावड़े सिर्फ एक नाम है जिसका न तो कोई चेहरा सामने आ सका है और न ही कोई पहचान उजागर हुई है। लेकिन तावड़े एंटीलिया केस की सबसे अहम कड़ी है। पहले यह समझिए कि तावड़े इस मामले में इतना अहम क्यों है। क्योंकि मनसुख हिरेन 4 मार्च को किसी तावड़े नाम के शख्स के बुलावे पर ही घर से निकले थे। रात करीब 9:30 बजे मनसुख घर से निकले थे। इसके बाद मनसुख घर नहीं लौटे। अगले दिन मनसुख का शव खाड़ी में मिला था। मनसुख का शव मिलने के बाद उनके परिवार वालों ने यह बयान दिया था कि वो तावड़े से मिलने की बात कहकर ही घर से निकले थे। कल रात को 8:15 बजे के आसपास वो बोला कि कोई साहब बुला रहे हैं, ताइडे साहब करके बुला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैं घर जाके आता हूँ, बस इतना ही बोला। उसके बाद में लगभग 10:30 बजे के आसपास जब हमने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो हमने सोचा कि रेगुलर ये इन्वेस्टिगेशन है तो आ जाएगा। रात को 1:30 बजे जब मालूम पड़ा कि वो आया नहीं है, तो सुबह में आके मिसिंग का रिपोर्ट ये करवाया। मनसुख के भाई और पत्नी के बयान के बाद से ही एटीएस तावड़े की तलाश कर रही है और पूरा जोर लगाने के बाद भी तावड़े तक नहीं पहुंच सकी है। एटीएस तावड़े तक पहुंचने के लिए क्राइम ब्रांच के लोगों से पूछताछ कर रही है। 18 मार्च को एटीएस ने क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 के इंस्पेक्टर सुनील माने से पूछताछ की। एटीएस ने माने से उनके दफ्तर के हर शख्स की जानकारी मांगी। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया। क्राइम ब्रांच की यूनिट 12 के इंचार्ज का नाम महेश तावड़े है, इसलिए एटीएस ने महेश तावड़े का भी इतिहास भूगोल तलाशा है।
लेकिन एंटीलिया केस के समय महेश तावड़े छुट्टी पर थे और वो अपने गांव में मौजूद थे। उन्हें एंटीलिया केस की कोई जानकारी नहीं है। इतनी जांच के बाद भी तावड़े के सिलसिले में एटीएस के हाथ अब तक खाली हैं। देखिए, इस तावड़े की पहचान होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तावड़े मनसुख की मौत, वजह और एंटीलिया के दरवाजे पर विस्फोटक के बीच की सबसे अहम और मजबूत और इम्पोर्टेंट कड़ी है, क्योंकि तावड़े के ही फ़ोन पर मनसुख घर से निकले और फिर उनका शव मिला। जबकि एटीएस ने जब एंटीलिया केस की जांच शुरू की तो वजह मनसुख के संपर्क में थे। मनसुख की मौत से एक दिन पहले तक वजह ने उनसे बातचीत जारी रखी थी। ये सच वजह के कॉल रिकॉर्ड से सबके सामने आ गया है और इसीलिए अब एटीएस को वजह और तावड़े के बीच कनेक्शन होने का शक है। एटीएस ये शक इसलिए गहरा कर रहा है या इसलिए भी गहरा हो जाता है ये शक क्योंकि वजह ने मनसुख से आखिरी 2 दिनों में बात की थी। वजह ने मनसुख से 2 मार्च को एक लेटर भी लिखवाया था और इसीलिए सवाल ये है कि क्या इस लेटर को लिखवाने के बाद ही मनसुख की मौत की प्लानिंग की गई और उसे सुसाइड दिखाने का ब्लूप्रिंट बनाया गया था। एटीएस के प्रोडक्शन वारंट लेने से वाजे की मुश्किल बढ़ गई है। दूसरी ओर एनआईए ने भी कोर्ट में ये शिकायत की है कि वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब वाजे से जुड़े राज को जानने के लिए एनआईए मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह से भी पूछताछ कर सकती है क्योंकि वाजे को परमबीर का बेहद खास समझा जाता है। सचिन वजे एपीआई रैंक के अधिकारी और उन्हें मुंबई के जितने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते थे उसकी जांच सौंपी जाती थी, चाहे वो डीसी अवंती कार का मामला हो, चाहे वो टीआरपी केस का मामला हो। इतना ही नहीं, रायगढ़ में दर्ज हुआ अन्वय नाइक की सुसाइड का मामला, जिसकी गिरफ्तारी के लिए रायगढ़ पुलिस मुंबई पहुंची थी एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए, उस गिरफ्तारी में भी सचिन वजे जाकर अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो कहीं न कहीं परमबीर सिंह के बेहद करीबी थे सचिन वजे। यहाँ तक कि एंटीलिया के नजदीक 25 फरवरी को जब विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो कार मिली तभी भी यह जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई क्राइम ब्रांच को, जिसके जांच अधिकारी बने सचिन वजे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है कि परमबीर ने कुछ गलतियां ऐसी की हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका तबादला किया गया। लेकिन ये तबादला भी महाराष्ट्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन रहा है क्योंकि परमबीर के तबादले के बाद महाराष्ट्र के बेहद सीनियर अफसर संजय पांडे नाराज हो गए हैं। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।